नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी पाठ्य पुस्तक जो कक्षा 8 में चलती है, बसंत भाग 3, उसका हम पहला पाठ जो था वो पढ़ चुके हैं और आज हम उसका दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं, बस की यात्रा। विद्यार्थियों, उसका पहला पाठ था लाख की चूड़ियां और आज दूसरा पाठ हम पढ़ रहे हैं, बस की यात्रा, जो हरिशंकर परसाई का एक व्यंग्य लेख है। तो शुरू करते हैं हम बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम की 4 बजे की बस जो शाम 4 बजे की बस है, उससे चलेंगे। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की जो बस है, उससे चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिने। लोगों का क्या कहना है? लोगों का कहना है कि शाम वाली बस से आप मत जाओ, क्योंकि ये बस जो है सही नहीं है, शाम वाली बस। तो लोगों ने पूछा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बस खुद ही डाकिन है। एक बार इसको पुनः पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे 5 मित्र एक साथ यात्रा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे पर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। ये कौन कह रहे हैं? ये लेखक और उसके जो मित्र है साथ में। ऐसा कुल मिला के वो 4 है, 5 है, 4 उसके मित्र है और 5वां वो स्वयं है। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, मतलब इन 5 में से 2 जनों को सुबह काम पे हाजिर होना था, इसलिए उन्हें उस बस की शाम वाली बस से जाना जरूरी हो गया। लेकिन लोगों ने सलाह दी कि जो समझदार आदमी होता है वो इस बस से नहीं जाता है, क्योंकि बस बहुत ही पुरानी थी। तो क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? उन लोगों ने पूछा। तो नहीं नहीं, ये बस खुद ही डाकिन है। ये बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब व्यववर्ती, मतलब बस बहुत ही पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, मतलब बस की अवस्था थी, बस की जो हालत थी वो जर्जर अवस्था में थी, इसलिए लोग उससे जाना पसंद नहीं करते थे। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? लोगों का मानना है कि अब इस बस की सिर्फ पूजा ही की जा सकती थी, क्योंकि ये चलने योग्य नहीं है। इसको एक स्थान पर खड़ा करके इसको पूजा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही वृद्धावस्था में थी, बहुत ही पुरानी थी। तो लोग कहते थे कि उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती है? वो बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। अब ऐसी बस को देख के लेखक को ऐसा लगा कि ये जिस हालत में है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये बस आगे चलेगी। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो। अब एक डॉक्टर मित्र ने कहा कि आप लोग डरो मत, चलो। बस अनुभवी है, यानी कि बस को बहुत अनुभव है, बहुत ही पुरानी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। ये किसने कहा? ये डॉक्टर मित्र ने कहा। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हो, मतलब बस ऐसी अवस्था में थी कि जो उनको बस पे छोड़ने आए थे उनको ऐसा लग रहा था कि ये बस उन्हें जो है गंतव्य स्थान पर न पहुंचा के अंतिम यात्रा करा रही है, मतलब इनकी जो है मृत्यु निश्चित है। इस बस में जाएंगे तो वापस आने की कोई भी जो गुंजाइश नहीं बचती है। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, आदमी को पूछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। अब क्या कह रही है? आदमी यहाँ पे जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि आदमी को पूछ करने के लिए, मतलब आदमी को जाने के लिए एक निमित्त चाहिए, एक जो है उसका कोई ना कोई निमित्त बनना चाहिए। और इन लोगों का जो ये बस में बैठ रहे हैं, इनकी मृत्यु के निमित्त ये बस बनेगी, यानी कि इसका कारण ये बस बनेगी। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर है। ऐसा लग रहा है कि हम बस में नहीं, इंजन में बैठे हैं। लेखक को कैसा अनुभव हो रहा है कि हम कोई बस में नहीं बैठे, किसी इंजन के ही अंदर बैठ गए हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनमें से बचना था। जो कांच बच गए थे वो भी ऐसी अवस्था में थे कि टूट कर अगर गिर जाए तो भारी जो है चोट लग सकती थी और उनको भी नुकसान हो सकता था।
हम फौरन खिड़की से दूर सरक के, इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे इंजन है। मतलब बस ऐसी अवस्था में थी कि पूरी इतनी इतनी जोर से हिल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही क्या है, इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि गांधी जी का जो असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, उस वक्त ये बस जवान रही होगी, यानी कि उस समय ये बस नहीं रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। मतलब उसकी सीटों का, उसकी बॉडी का, उसके इंजन का आपस में तालमेल नहीं था। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर बैठे हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी कि उन्हें ये भी मालूम नहीं चल रहा था कि सीट पे जो है व्यक्ति जो बस में जा रहे हैं वो बैठे हैं या सीट ही उनके ऊपर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। ये भी जुगाड़ किया है उन्होंने। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। देखो, इसमें देखो क्या कह रहे हैं कि अब बाल्टी के अंदर जो है पेट्रोल डाल के इंजन में भेजने लगे। अब मैं उम्मीद कर रहा था, लेखक अब उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, बस कंपनी के जो हिस्सेदार इसके अंदर जो चढ़ गए हैं, वे इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसी नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक को अब उसमें बैठ तो गए, लेकिन उसके बस के किसी भी हिस्से पे लेखक को जो है विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। अब वो प्रकृति के सौंदर्य का जो है आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि उन्हें जो है बस में बैठने के बाद डर ही लगा रहता था कि पेड़ से कहीं बस टकरा नहीं जाए। वह निकल जाता तो दूसरा पेड़ का इंतजार करता। मतलब जब एक पेड़ निकल जाता तो दूसरे पेड़ का वापस इंतजार होने लगता कि इस बार दूसरे पेड़ से जरूर बस टकरा जाएगी। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अब क्या होता था, जब जो झील तो दिखती थी, ऐसा लगता था कि अब ये बस जो है झील में ही जाकर गोता लगा के आ जाएगी, यानी कि झील में चली जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें भी की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी। अब कंपनी के जो हिस्सेदार है वो क्या कह रहे हैं कि बस तो फर्स्ट क्लास है। यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई। यानी कि वृक्ष जो बस है वो खराब होके वृक्ष के नीचे, ऐसा लगता है कि कोई जो है छाया में ऐसी लग रही थी जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठी हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो हम बियाबान में इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी, बियाबान यानी कि जंगल, इस जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। यहाँ पे आंखों की ज्योति जाने लगी का मतलब ये है कि जो बस में एक लाइट जग रही थी, एक लाइट जो जल रही थी वो भी फ्यूज होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी भी जो है टिमटिमाट होने लग गई थी। वो फ्यूज होने जैसी कगार पे हो गई थी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब क्या कह रही है, क्योंकि वो बस इतनी धीरे चल रही थी कि पास में जो कोई भी गाड़ियां आती उनको ऐसे कहती जैसे कि बेटी तुम निकल जाओ। मतलब वो माँ बन के उनको प्रेम से कहती कि आप निकल जाओ, मेरी तो इतनी उम्र नहीं रही कि मैं आपसे आगे भागूं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी कि टायर पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। वैसे तो वो बस धीरे धीरे चल रही थी, यदि स्पीड में होती तो वो नाले के अंदर गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर करते हैं। अब जो कंपनी के हिस्सेदार है उनको सब पता है कि ये बस की यही हालत है, लेकिन वो हमेशा उसी बस से सफर करते हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है।
मतलब त्याग की जो ऐसी भावना है वैसी दुर्लभ है, क्योंकि उसको मालूम होने के बावजूद भी वो उसी बस में सफर करते हैं। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाएं पसारे उसका इंतजार करते, कहते वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अब क्या हुआ, एक टायर तो जो है पंचर हो गया। अब दूसरा जो घिसा हुआ टायर था पास पास में साथ में ही रखते थे उसको लगाया और धीरे धीरे बस चलने लगी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अब लेखक कह रहे हैं कि जो हमें पन्ना जो पहुंचना था समय पर, वो तो हमने आस ही छोड़ दी, वो उम्मीद हमने छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद उन्होंने छोड़ दी। अब उनके जो है डर समाप्त हो गया। अब के पहुंचेंगे तो भी ठीक, नहीं पहुंचेंगे भी तो भी ठीक, क्योंकि बस में तो चढ़ गए। अब जहां ये बस ले जाएगी वहां तो जाना ही होगा। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है, इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गई। अब उन्हें जब डर खत्म हो गया कि अब तो कोई मतलब ही नहीं है डरने का कि टाइम पे जाएगी या नहीं जाएगी, अब वो क्या कर रहे हैं कि अब इस बस में ही हमें जाना है, चाहे इस लोक को ले जाए या उस लोक को ले जाए। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। ऐसा लग रहा था कि अभी पृथ्वी पे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। हमारी बेताबी तनाव सब खत्म हो गए। लेखक कह रहा है कि हमारी बेताबी और हमारा तनाव सब समाप्त हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गए। यानी कि उन्होंने जब इत्मीनान से बैठ गए कि अब तो जहां बस ले जाएगी वहीं जाना है, तो चिंता करने से क्या मतलब। अब उनकी चिंता दूर हो गई और हंसी मजाक करने लगे ताकि सफर आसानी से कट सके। ये हरिशंकर परसाई जी है, इन्होंने व्यंग्य लेख खूब सारे लिखे हैं, उन्हीं में से एक ये व्यंग्य लेख है। अब विद्यार्थियों इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। निमित्त यानी कारण या साधन, गोता यानी डुबकी लगाना, इत्तेफाक यानी संयोग, बियाबान यानी जंगल या उजाड़ खंड, अंत्येष्टि यानी मृतक कर्म या दाह कर्म, प्रयाण यानी प्रस्थान करना और बेताबी यानी बेचैनी। अब इसके अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं विद्यार्थियों। कारण बताएं का पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। तो इसका उत्तर है, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह इतनी खटारा बस को चलाने का साहस जुटा रहा था जिसमें उसकी व यात्रियों की जान को खतरा था। ऐसे व्यक्ति के प्रति व्यंग्य रूप में श्रद्धा भाव ही उमड़ता है। ये श्रद्धा भाव जो है व्यंग्य रूप में उभरा है, वास्तव में कोई भी उसके प्रति श्रद्धा भाव नहीं था। दूसरा प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते, लोगों ने यह सलाह क्यों दी। तो इसका उत्तर है, लोगों ने यह सलाह इसलिए दी कि क्योंकि इस बस का कोई भरोसा नहीं था कि वह कब और कहाँ रुक जाए। शाम के बाद रात रास्ते में कहीं कहीं बितानी पड़े कुछ पता नहीं रहता। तीसरा प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। मतलब लेखक को ऐसा क्यों लगा। इंजन के साथ ही बस का हर हिस्सा इंजन के साथ हिल रहा था, इसलिए लेखक को लगा कि वह इंजन के भीतर बैठा है। चौथा प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। तो इसका उत्तर है, लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई कि देखने में तो बस अत्यंत पुरानी टूटी फूटी सी लग रही थी, उसे चलाने के लिए धक्का लगाना पड़ता होगा, परंतु बस कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस अपने आप चलेगी। यही बात लेखक को हैरान कर देने वाली थी। पांचवा प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था। इसका उत्तर है, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि जो भी पेड़ आता उसे देखकर लेखक को डर लगता कि कहीं यह जर्जर बस पेड़ से टकरा न जाए। पाठ से आगे वाले सवाल देख लेते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 1 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में किस उद्देश्य से तथा कब हुआ, इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो विद्यार्थियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार के दमन और अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करने के लिए जनता द्वारा नमक पर कर लगाने के विरोध में सन 1930 में हुआ था। इसे दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि नामों से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा का प्रयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। तो इसका उत्तर है, व्यंग्यकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शब्द का प्रयोग खटारा बस के लिए किया है। चलने से पहले बस के सभी पुर्जे अलग अलग जीर्ण शीर्ण हालत में दिख रहे थे, परंतु बस के चलते ही सभी पुर्जे मानो ड्राइवर के नेतृत्व में होकर बस को आगे बढ़ा रहे थे। तीसरा प्रश्न है, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। तो इसमें इसका उत्तर है कि एक बार मुझे एक रिश्तेदार की शादी में जोधपुर जाना था।
हमने सारी तैयारियां कर ली थी। बस के समय पर हम पहुंच गए। बस खड़ी थी, उसमें कुछ यात्री भी बैठे थे। हमने भी अपनी जगह ले ली। थोड़ी देर बाद चालक ने हॉर्न बजा दिया और बचे खुचे कुछ यात्री भी अंदर आ गए। चालक ने बस स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन उसके काफी प्रयास के बाद भी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। उसने कुछ यात्रियों से उतरकर बस को धक्का देने के लिए कहा। कुछ दूर तक धक्का देने के बाद बस को एक जोर का झटका लगा और इंजन स्टार्ट हो गया। लेकिन झटका इतना जबरदस्त था कि ऊपर रखा सामान मुसाफिरों के ऊपर गिर पड़ा और सभी मुसाफिर अपने सामने वाली सीट पर जा पड़े। खैर, किसी तरह लोग संभले और बस चलने लगी। मुश्किल से 15-20 किलोमीटर चली होगी कि अचानक एक और झटका लगा और बस खड़ी हो गई। बस जहाँ खड़ी थी वह एक संकरी सी पुलिया थी। काफी धक्के लगाने के बाद बस ने चूं तक नहीं किया। बहुत समय तक प्रयास करने पर भी जब बस नहीं चली, तो चालक नीचे उतर गया और सामने से आने वाले किसी वाहन की प्रतीक्षा करने लगा, जिससे वह उस वाहन की मदद से बस को खींचकर पुलिया से बाहर निकलवा सके। इतने में सामने से एक ट्रक को आता देखकर उसने ट्रक को रोका और उसके चालक से बस को खिंचवाने का आग्रह किया। बस को खींचने का प्रयास चल ही रहा था कि अचानक पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर से बस तो जरूर आगे बढ़ी, लेकिन बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। बस के अगले और पिछले हिस्से में भी काफी नुकसान हुआ। गनीमत थी कि किसी की जान नहीं गई। इस घटना की याद आज भी मेरे स्मृति पटल पर है। तो विद्यार्थियों, इसमें जो है आप अपने अनुभवों को भी लिख सकते हो। आप कहीं यात्रा करने गए हो तो अपने जो है यात्रा के दौरान जो भी खट्टे मीठे अनुभव है उनको भी आप इसमें लिख सकते हो। अब है मन बहलाना। इसमें जो प्रश्न है वो है कि अनुमान कीजिए, यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती, लिखिए। अब अनुमान करना है आपको, आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो उत्तर है वो यह है कि यदि बस जीवित प्राणी होती और बोल सकती तो वो अपनी करुण कहानी कुछ इस प्रकार सुनाती कि प्यारे यात्रियों, जब पहली बार मुझे सज धज के साथ सड़क पर लाया गया तो मालिक फूले नहीं समा रहे थे। ड्राइवर गर्व से तन कर बैठा था और सवारियां बैठने को ललचा रही थी। 20 वर्ष तक मैंने मालिकों की खूब कमाई कराई। मालिकों ने मुझे सिर्फ कमाई का जरिया समझा। मेरी देखभाल और मरम्मत पर खर्च करने में उनका दम निकलता था। धीरे धीरे मेरी दशा बिगड़ती चली गई और आज मैं एक जर्जर बुढ़िया जैसी हो गई हूँ। तो विद्यार्थियों, ये थी हमारे प्रश्नोत्तर और ये हमारा पाठ था बस की यात्रा। इसको हमने पढ़ लिया है, पूरा कर लिया है। आप भी इसको एक बार पुनः पढ़ लीजिएगा और इसके जो प्रश्नोत्तर है वो कर लीजिएगा और इसके आगे का पाठ है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।